ससुराल के काम छोटे लेकिन नाम बड़े। शांति, कमला और बसंती हाथ में थैला लिए खड़ी हैं। तभी एक आलीशान गाड़ी रघुवीर सिंह जी के घर के सामने रुकती है। अरे ओ कमला, देख देख, आज तो लाल बत्ती भी है गाड़ी पर। ये रघुवीर जी के घर कोई डाका पड़ा है क्या, जो रोज पुलिस और अफसर यहाँ मंडराते हैं? अरे रघुवीर जी के घर तो आए दिन का यही हाल है, कभी कोई वर्दी वाला, कभी डॉक्टर, तो कभी मंत्री। मैंने सुना है कि कभी इनके पास भी बहुत पैसा था, पता नहीं क्यों इन्होंने सादा जीवन जीना शुरू कर दिया। ये लोग तो दिखते बहुत साधारण हैं। रघुवीर जी रिक्शा चलाते हैं, फिर इनके घर इतने बड़े बड़े लोगों का आना जाना कैसे है? शांति, तुम अभी नई हो इसलिए नहीं जानती। इनका काम चाहे जितना छोटा हो, पर इनका नाम बहुत बड़ा है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, या हो सकता है पूरी दाल ही काली हो। अफसर अंदर आता है। रघुवीर जी सादे कपड़ों में बैठे हैं। बाबूजी, आपकी सलाह के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। आप ना हो तो सब अधूरा है। बेटा, काम तुम करते हो, हम तो बस दुआ देते हैं। यह तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम लोग हमारा आशीर्वाद लेने आ जाते हो। अफसर पैर छूता है। रघुवीर जी आशीर्वाद देते हैं। अफसर चला जाता है। बाहर तीनों पड़ोसनें मुंह खोले देख रही हैं। देखा, रिक्शे वाले के पांव छू रहा था अफसर। इनका तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, आखिर इतने छोटे काम करने वालों का नाम इतना बड़ा कैसे हो सकता है? लोग उनकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? अफसर के जाने के बाद घर में सब बैठे हैं। रघुवीर जी कुछ सोचते हुए आते हैं। अरे सुनो, आज पुराने दोस्त मिले थे, कह रहे थे एक लड़की है, पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की है, अंकित के लिए बात करनी चाहिए, अब शादी कर ही देनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, अब कर ही देनी चाहिए शादी। उतने में जानवी कहती है, पापा जी, पर आप कह रहे थे पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की है, और हमारा घर तो साधारण है। और हमारा घर तो साधारण है, हम सब साधारण से काम करते हैं, ऐसे घर में रहेगी वो? जानवी बेटा, तुम सही कह रही हो, पर यह फैसला हमारा नहीं, मोनिका और उसके घर वालों का होगा। अगर उन्हें करनी होगी तो करेंगे, तुम बस जरा अंकित से पूछ लो। जानवी अंकित की तरफ देखती है। पापा जी कहें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कुछ दिन बाद रघुवीर जी अपने परिवार के साथ साधारण कपड़ों में मोनिका के घर पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही अजय और आरती के मन में 10 तरह के ख्याल आते हैं। इतने बड़े बड़े लोग इनकी तारीफ करते हैं और ये इतने साधारण से आए हैं, अजीब बात है। कपड़े तो बिल्कुल सीधे साधे हैं, पर चेहरे पर एक अलग ही बात है। सब बैठते हैं, तभी अंदर से मोनिका आती है। हल्की सी साड़ी, बालों में एक सादा फूल, चेहरे पर न ज्यादा मेकअप न घबराहट। अंकित की नजर जाती है, वो गौर से मोनिका को देखता है। ये तो इतनी अच्छी है, क्या इसे मेरे डिलीवरी बॉय होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? सब बैठकर चाय पीते हैं। थोड़ी देर बातचीत के बाद रघुवीर जी कहते हैं, अरे भाई साहब, आपकी बेटी हमें पसंद है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, आप लोग बहुत अच्छे लगे, पर मेरी बेटी का मामला है, थोड़ा वक्त दीजिए। बिल्कुल, जल्दी कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद रघुवीर जी अपने परिवार के साथ सबसे विदाई लेते हैं और चले आते हैं। रघुवीर जी के साथ ही उनके जाते ही अजय, आरती और मोनिका तीनों बैठ जाते हैं। देखने में तो बड़े साधारण से लगे, पर बात करने में बहुत अच्छे थे। माँ, अंकित भी ठीक लगे। अच्छा, तो पसंद आए? हाँ माँ। पहले मैं फोन करके अच्छे से पता करता हूँ, फिर बात करेंगे। अजय अंदर जाते हैं और अपने पुराने दोस्त एक बड़े अफसर को फोन लगाते हैं। हाँ यार, कैसे हो, सब ठीक है? बढ़िया हूँ यार, बोलो कैसे याद किया? यार एक बात पूछनी थी, रघुवीर जी हैं, उनके छोटे बेटे का रिश्ता आया है मोनिका के लिए, तुम जानते हो उन्हें? अजय, अरे रघुवीर जी के घर से रिश्ता आया है? अरे तो दोबारा सोचना मत यार, बस हाँ कर दो। लेकिन देखने में तो वो काफी साधारण लोग लग रहे थे। अरे भाई सुनो, उनका समाज में बड़ा नाम है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है उनका, और इंसान इतने साफ दिल के हैं कि पूछो मत। तुम्हारी बेटी बहुत खुश रहेगी। अजय चुपचाप सुनते हैं। यार मैं खुद उनसे मिल चुका हूँ, बहुत ही अच्छे हैं। देखने में शायद साधारण लगे, लेकिन उनके पास कमी नहीं है किसी चीज की। उन्हीं की बदौलत मैं आज इस पोजीशन में हूँ। लोगों की मदद करने में वो और उनका परिवार हमेशा आगे रहता है। फोन रखते हैं। अजय के चेहरे पर एक सुकून आ जाता है। वो बाहर आते हैं। हाँ कर दो, मुझे पता चला बहुत अच्छे लोग हैं। आरती मुस्कुराती है। मोनिका नजरें नीची करके मुस्कुरा देती है। रिश्ता तय हो जाता है। कुछ दिन बाद मोनिका अपनी दोस्त शिवानी से मिलती है। मोनिका, मेरे पापा बता रहे थे जहाँ तेरी सगाई हुई है वो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है उनका, कितनों की मदद करते हैं यार, बहुत अमीर होंगे।
शिवानी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इतनी अच्छी जगह में होगी। और अंकित कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे, सीधे साधे शांत है। मुझे तो उससे जलन हो रही है। तुझे ससुराल और पति दोनों अमीर मिल गए। बस यार, लग रहा है मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं। दोनों हंस पड़ती हैं। मोनिका की आंखों में एक अलग ही चमक है। कुछ दिन बाद शादी हो चुकी है। मोनिका गाड़ी में बैठी है, लाल जोड़े में, हाथों में मेहंदी, आंखों में हजारों सपने, मन में बस एक ही ख्याल। शिवानी कह रही थी बहुत अमीर है, बड़े लोग हैं, पता नहीं कैसा घर होगा, कोई हवेली होगी या। गाड़ी रुकती है। मोनिका धीरे से पर्दा हटाकर बाहर देखती है। सामने एक साधारण सा मकान, छोटा दरवाजा, सादी दीवारें, बाहर रघुवीर जी का रिक्शा खड़ा है। ये क्या, इन्होंने गाड़ी यहाँ की रोक दी? तभी अंकित दरवाजा खोलते हैं। मोनिका बाहर निकलती है। सामने राधा जी थाली लिए खड़ी हैं। रघुवीर जी मुस्कुरा रही हैं। आओ बेटा, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। मोनिका एक पल रुकती है, नजर फिर उस साधारण से दरवाजे पर जाती है। मन में हजारों सवाल, पर पांव आगे बढ़ जाते हैं। मोनिका का गृह प्रवेश होता है। चलो देवरानी जी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। मोनिका चुपचाप जानवी के पीछे चलती है। नजरें घर के कोने कोने पर जा रही हैं। साधारण दीवारें, पुराना सामान, छोटे छोटे कमरे। ये रहा तुम्हारा कमरा, पसंद आए तो बोलना। मोनिका अकेली कमरे में खड़ी है, नजर चारों तरफ जाती है। तभी अंकित कमरे में आता है। आपके हाथ में ये थैला कैसा है? अरे हाँ, रास्ते में एक डिलीवरी करनी थी, पड़ोस वाली आंटी का सामान था। डिलीवरी? किस चीज की डिलीवरी? अरे ये मेरी डिलीवरी है, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, ऑनलाइन पार्सल डिलीवर करता हूँ। अंदर क्या है मुझे क्या पता। डिलीवरी बॉय? मेरे पति डिलीवरी बॉय है? एक पल के लिए उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंकित, मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा? क्या मतलब? मैं क्या सोचकर आई थी और ये क्या निकला? इतने बड़े बड़े लोग तारीफ करते हैं तुम्हारे घर की, और सच्चाई ये है। मोनिका, हमने कभी नहीं कहा कि हम बहुत पैसे वाले हैं, कभी नहीं। तो मेरे पापा ने क्या पता किया था ये कि तुम डिलीवरी बॉय हो? उन्होंने हमारे नाम का पता किया, हमारे काम का नहीं। मोनिका के पास जवाब नहीं, खामोशी छा जाती है। मोनिका भारी मन से सो जाती है। अगली सुबह अंकित पहले से उठा हुआ है। मोनिका आंखें खोलती है। अरे मोनिका, उठ गई? नाश्ता तैयार है नीचे। तुम नाश्ता कर लेना, मुझे जल्दी निकलना है, एक पार्सल है, तुरंत डिलीवर करना है। आज भी? अंकित, आज शादी का दूसरा दिन है। मोनिका, किसी ने अपना सामान मंगाया है, वो इंतजार कर रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं टाइम पर पहुंचाऊंगा। अंकित चला जाता है। मोनिका चुपचाप खड़ी रह जाती है। भारी मन से मोनिका खिड़की के पास आती है। बाहर देखती है, नीचे रघुवीर जी का अपना रिक्शा साफ कर रही है, बड़े प्यार से, बड़े सलीके से। और राजेश अपनी साइकिल पर चाय की केतली लटकाकर निकल रहा है। इतना बड़ा नाम, इतनी इज्जत, लोग इतनी तारीफ करते हैं, और ये सब इतने छोटे छोटे काम करते हैं। क्या मेरे पापा को किसी ने गलत जानकारी दी थी? तभी कमरे में जानवी आती है। अरे मोनिका, चलो नीचे नाश्ता कर लो। मोनिका की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। फिर जानवी मोनिका के पास जाकर कहती है, देखो, मुझे पता है अभी सब कुछ अजीब लग रहा है, नया घर है, नए लोग हैं, परेशान होना स्वाभाविक है, पर धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, एडजस्ट हो जाओगी। और आज तुम्हारी पहली रसोई भी है। ज्यादा कुछ नहीं, बस गाजर का हलवा बनाना है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए? मोहल्ले के बच्चे रोज आते हैं यहाँ, पापा जी को बहुत पसंद है, उनके लिए कुछ ना कुछ बनवाना। मोनिका रसोई में खड़ी होती है, हाथ में कद्दूकस, सामने गाजर। मन में अभी भी सवाल, पर हाथ चलने लगते हैं। हलवे की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। बाहर से बच्चों की आवाजें आती हैं। दादी जी, हलवा हलवा बनाया है क्या आज? अरे आज नई बहू ने बनाया है। बच्चे अंदर आ जाते हैं। मोनिका हलवा परोसती है। बच्चे खुशी से खाते हैं। आज तो हलवा बहुत अच्छा बनाया दादाजी। रघुवीर जी मुस्कुराते हैं। मोनिका अपने ससुराल में कुछ ही पल के लिए, पर पहली बार मुस्कुराई थी। बच्चे हलवा खाकर चले जाते हैं। रघुवीर जी मुस्कुराते हुए रिक्शा उठाते हैं। जाते हुए मोनिका से कहते हैं, बेटा, हलवा बहुत अच्छा बना था। मोनिका देखती रहती है। रघुवीर जी रिक्शा लेकर गली में मुड़ जाते हैं। घर में बस राधा जी, जानवी और मोनिका। रसोई में राधा जी और जानकी टिफिन तैयार कर रही हैं। जानवी एक तरफ पापड़ बेल रही है, दूसरी तरफ अचार की भी तैयारी चल रही है। मोनिका, मैं पापड़ बेल रही हूँ, तुम जरा वो अचार की बरनी उठाकर यहाँ रख दो। अभी नहीं, जानवी अपनी सास से कहती है। माँ जी, छोड़ो, थोड़े दिन में एडजस्ट हो जाएगी। मोनिका गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, दरवाजा बंद करती है और फोन उठाती है। पापा, ये घर कैसा है? ये लोग क्या करते हैं? रिक्शा, साइकिल, पार्सल डिलीवरी, कोई पापड़ बना रहा है तो कोई बच्चों के टिफिन बना रहा है। बेटा, मैंने अच्छे से पता किया था, बहुत अच्छे लोग हैं, तुम एडजस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा।
एडजस्ट? सब यही कहते हैं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। फोन कट जाता है। थोड़ी देर बाद शिवानी को फोन करती है। शिवानी, मेरे पति डिलीवरी बॉय है, ससुर रिक्शा चलाते हैं, जेठ साइकिल पर जाते हैं, मैं टिफिन बनाती हूँ, जेठानी अचार और पापड़। क्या? अरे वाह, तू तो कह रही थी हवेली होगी, और निकला क्या? शिवानी, लेकिन इतने छोटे काम के बाद भी उनका नाम बहुत बड़ा है। अरे यार, नाम बड़ा होने से क्या होता है? तू तो किसी राजा की रानी बनना चाहती थी और बन गई डिलीवरी बॉय की पत्नी। मोनिका फोन रख देती है, तकिए में मुंह छुपा के रोने लगती है। इसी तरह दिन ढलता है। रात को खाना खाते समय सब साथ बैठे हैं। मोनिका चुप है। अरे आज हलवा बहुत अच्छा था बेटा। थैंक यू पापा जी। खाना खत्म होता है। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह रसोई में राधा जी और जानवी पापड़ बेल रही हैं। माँ जी, आज पापड़ सुखाने हैं और अचार भी भेजना है शांति आंटी को। अरे हाँ, उन्होंने मांगा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मोनिका बेटा, देखना, शायद शांति आई है, वो अचार का मर्तबान मांग रही थी, दे देना। मोनिका अचार का मर्तबान लेकर दरवाजे पर जाती है। शांति अकेले खड़ी है। अरे बहू, अकेली हो? अच्छा हुआ, एक बात कहनी थी। जी आंटी। बेटा, तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, पर ये घर देखो, सुबह से पापड़ अचार टिफिन, यही काम है इनका। इतनी अच्छी लड़की है, और ये घर? फिर वही बात, तुम्हारे माँ बाप ने कहाँ फंसा दिया बेटा? इतने बड़े नाम के पीछे यही निकला, पापड़ और अचार। मोनिका चुपचाप शांति जी की सारी बातें सुन रही थी। आंटी, ये लीजिए। मोनिका दरवाजा बंद करती है, अंदर आती है। राधा जी और जानवी अपने काम में लगी हैं, बेफिक्र, खुश। पहले शिवानी, फिर शांति जी की बातों से मोहिनी का गुस्सा और बढ़ जाता है। पूरा दिन गुस्से में बीत जाता है। रात के समय मोनिका कमरे में अकेली बैठी थी, तभी कमरे में अंकित आता है। अंकित, मुझे समझ नहीं आता, बस नाम नाम नाम, हर तरफ से यही सुन रही हूँ, पर दिखता क्या है? पापड़ अचार, रिक्शा, डिलीवरी। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मोनिका, मत समझाओ मुझे, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने कुछ सोचा था अपनी जिंदगी के बारे में। और ये घर? ठीक है, कल मेरे साथ चलो। कहाँ? कल मैं दिखाऊंगा क्यों पापा जी का नाम है, खुद देख लेना। अगली सुबह अंकित मोनिका को साथ लेकर निकलता है। रास्ते में तेज धूप। मोनिका और अंकित एक तरफ खड़े हैं। दूर से रघुवीर जी रिक्शा चलाते हुए आ रहे हैं। तभी रघुवीर जी की नजर सड़क किनारे पड़ती है। एक गर्भवती महिला अकेली पैदल चली जा रही है। धूप में हाथ में थैला। रघुवीर जी उस महिला के पास जाते हैं। बेटा, इस धूप में पैदल कहाँ जाना है? बस पास में ही है। बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास। अरे पैसे नहीं लूंगा बेटा, बस बैठो। रघुवीर जी वहीं एक फल वाले से फल खरीदते हैं और उस महिला को दे देते हैं। ये लो बेटा, मेरी तरफ से आशीर्वाद समझना और अपना ख्याल रखना। मोनिका दूर से ये सब देख रही है। एक पल के लिए आंखें रुक जाती हैं। ये रोज होता है। अब चलो मैं तुम्हें राजेश भैया की दुकान भी दिखा लाऊं। थोड़ी दूर आगे राजेश की चाय की दुकान। काफी ग्राहक बैठे हैं। राजेश चाय बना रहा है, सामान दे रहा है। तभी राजेश की नजर दुकान के बाहर जाती है। एक छोटा बच्चा दूर खड़ा है, दुकान को देख रहा है। उसे देखकर ये समझ आ रहा है कि वो भूखा है। राजेश सब काम छोड़कर बाहर निकलता है, बच्चे के पास जाता है। चलो अंदर। भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, चलो। बच्चे को अंदर बिठाता है, चाय देता है, साथ में नाश्ता रखता है। आराम से खाओ, जल्दी मत करो। बच्चा चुपचाप खाने लगता है। राजेश वापस अपने काम में लग जाता है। मोनिका ये सब दूर से देख रही है, आंखें भर आती हैं। पैसे कम है, पर दिल कितना बड़ा है। अंकित मोनिका के पास आता है, कुछ नहीं बोलता, बस देखता रहता है। यही है ना नाम बड़े होने की वजह? हाँ चलो, अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे भी देर हो रही है। ठीक है, चलो। तुम्हें मेरा भी काम तो नहीं देखना? नहीं, तुम्हें तो टाइम पर पार्सल पहुंचाना होता है ना, मेरी वजह से लेट हो जाओगे आप डिलीवरी बॉय। अंकित मोनिका को घर वापस छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। अगले दिन घर के बाहर पड़ोस में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। तेज धूप है। राधा जी रसोई में एक्स्ट्रा टिफिन बना रही हैं। जानवी बेटा, 4 टिफिन और बना, बाहर मजदूर है, दोपहर में खाना कहाँ से लाएंगे बेचारे। जी माँ जी। जानवी और राधा जी मिलकर टिफिन तैयार करती हैं। मोनिका दरवाजे से चुपचाप देख रही है। राधा जी खुद टिफिन लेकर बाहर आती हैं। मजदूर हाथ जोड़ते हैं। माँ जी, ऊपर वाला आपका भला करे। अरे ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि दूसरे इंसान की मदद करे। मोनिका दरवाजे से ये सब देख रही हैं। ये रोज करती है, बिना किसी से कहे, बिना कुछ मांगे। मोनिका उस रात सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन शाम को दरवाजे पर एक बुजुर्ग औरत आती है, हाथ में खाली थैला। बहन, थोड़ा पापड़ मिलेगा, घर में मेहमान आए हैं अचानक।
राधा जी बिना एक पल रुके पापड़ का पूरा बंडल और जानवी अचार की बरनी उठा लेती है। लो बहन, और ये अचार भी ले लो। अरे इतना, मेहमान आए हैं तो अच्छे से खिलाओ। बुजुर्ग औरत दुआएं देते हुए चली जाती है। मोनिका रसोई के दरवाजे से यह सब देख रही है। कल मजदूरों को खाना, आज इन्हें पापड़ अचार। ये लोग कभी कुछ नहीं कहते। मोनिका उस रात फिर सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह रघुवीर जी रिक्शा लेकर निकलने वाले हैं, तभी एक आदमी भागता हुआ आता है। अरे रघुवीर भैया, अरे बच्चे की तबीयत खराब है, दवाई के पैसे नहीं है। रघुवीर जी बिना एक पल सोचे जेब से पैसे निकाल देते हैं। ये लो पैसे, और टाइम पर बच्चे को अस्पताल लेकर जाओ। हाँ भैया, लौटा दूंगा आपको। अरे कोई जरूरत नहीं है, बच्चा ठीक हो जाए बस। मोनिका खिड़की से यह सब देख रही है। खुद रिक्शा चलाते हैं पर दूसरों के लिए जेब खाली कर देते हैं। उस रात मोनिका कमरे में बैठी है। अंकित आता है। अंकित, ये सब रोज होता है? हाँ। तो फिर पैसे कैसे बचते हैं तुम लोगों के? बचाने के लिए नहीं कमाते हम। मोनिका कुछ नहीं बोलती। अब धीरे धीरे मोनिका का गुस्सा कम होता जा रहा था और वो घर के सभी सदस्यों के साथ थोड़ा सा घुल मिल रही थी। अगली सुबह मोनिका सब्जी लेने निकलती है। बाजार में कमला और बसंती मिलती हैं। अरे तुम रघुवीर जी की छोटी बहू हो ना? जी, मैं उनकी छोटी बहू मोनिका हूँ। बेटा, बहुत अच्छे घर में आई हो। तुम्हारे ससुर जी कभी किसी को पैसे चाहिए, कभी कोई बीमार हो, खुद डॉक्टर के पास छोड़ने जाते हैं। कभी ना नहीं कहा किसी को। और घर की औरतें भी कम नहीं। पापड़ चाहिए, अचार चाहिए, सब फ्री में, कभी हिसाब नहीं लगाया। ये सब फ्री में तो पैसे आते कहाँ से हैं? इतनी मदद कैसे होती है? तभी एक और आंटी पास आती हैं। बेटा, सुना है कभी इनके पास बहुत पैसा था, पर इन्होंने खुद सादा जीवन जीना शुरू कर दिया। इतने में ही पीछे से एक आवाज आई और वो आंटी अपनी बात बीच में छोड़कर वहां से चली गई। मोनिका भी सब्जी ले चुकी थी और चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़ी। काफी दिनों के बाद फिर उसके मन में वही सवाल आ गई। सादा जीवन खुद से चुना और इतनी मदद, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। मोनिका घर के अंदर जाती है, तभी बाहर बड़ी सफेद गाड़ी रुकती है। मोनिका खिड़की से झांकती है। उसमें से एक मिनिस्टर उतरता है, सूट में, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। मोहल्ले की खिड़कियां एक एक करके खुलने लगती हैं। शांति, कमला, बसंती और भी सब देख रहे हैं। मिनिस्टर सीधे रघुवीर जी के पास जाता है और झुककर उनके पैर छूते हैं। मोनिका सांस रोककर देख रही है। अरे राजू, ये क्या कर रहे हो? इतने बड़े मिनिस्टर होकर मेरे पैर छू रहे हो। बाबूजी, दुनिया के लिए मैं मिनिस्टर हो गया हूँ, पर आपके लिए तो वही छोटा राजू हूं ना, जिसे आप 15 साल पहले अस्पताल लेकर गए थे, जिसकी जान आपने बचाई थी। अरे बेटा, वो तो बस। बाबूजी, आपकी वजह से आज इस पद पर हूँ। आप न होते तो राजू कब का जा चुका होता। आप मेरे लिए पिता समान है और न जाने कितनों की मदद आपने की है। मोनिका खिड़की से ये सब देख रही है। मिनिस्टर इनके पैर क्यों छू रहा है? ये वही घर है जहाँ रिक्शा खड़ा है। मोनिका का दिमाग घूमने लगता है। एक एक चीज याद आने लगती है। मजदूरों को खाना, बुजुर्ग औरत को अचार पापड़, बच्चे की दवाई के पैसे, गिरे हुए बुजुर्ग को घर तक छोड़ा, और अब मिनिस्टर पैर छू रहा है। ये सादा जीवन, ये छोटे छोटे काम। जब खुद इतना साधारण जीवन जी रहे हैं तो लोगों की इतनी मदद कैसे कर सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मिनिस्टर चला जाता है। मोहल्ले के लोग खिड़कियों से बातें करते हैं। अरे कमला जी, काम छोटे पर नाम देखो कितना बड़ा। इतना बड़ा मिनिस्टर पैर छू रहा था, यही तो बात है। एक एक करके सब अंदर चले जाते हैं। गली खाली हो जाती है। घर के अंदर सब बैठे हैं। मोनिका रघुवीर जी के पास आती है। पापा जी, आज मुझे बताइए, आप लोग इतने छोटे छोटे काम करते हैं पर इतने बड़े बड़े लोग आपका नाम इज्जत से लेते हैं। आज मिनिस्टर आपके पैर छू रहा था, कह रहा था आपकी वजह से यहाँ पहुंचा। आप खुद इतना कम कमाते हैं, फिर इतने लोगों की मदद कैसे करते हैं? ये सब क्या है पापा जी? रघुवीर जी उठते हैं, राधा जी की तरफ देखते हैं। राधा जी बिना कुछ कहे उठते हैं और कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी खोलती हैं। अलमारी में पुराने कागजात, तस्वीरें। राधा जी एक एक चीज निकालती हैं। ये देखो बेटा, ये हमारी हवेली की कागज, ये हमारी फैक्ट्री, ये हमारा पुराना घर। मोनिका हैरानी से कागज देखती है। हाथ कांप रहे हैं। ये सब आपका है? आप लोग यहाँ क्यों रहते हैं? बेटा, आज से 15 कोई साल पहले की बात है। मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त मेरे पास सब कुछ था, बड़ी हवेली, महंगी गाड़ी, बेशुमार पैसा। शहर के महंगे से महंगे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता था। रघुवीर जी की आवाज भारी हो जाती है। मैंने उसे अपनी गाड़ी में लेटाकर ले जा रहा था, पर रास्ते में ट्रैफिक था। मैं सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया और मेरा भाई मेरे सामने चला गया। घर में सन्नाटा। राधा जी की आंखें भर आती हैं।
उस वक्त मुझे एहसास हुआ करोड़ों रुपए थे मेरे पास, पर अपने भाई का एक पल नहीं खरीद पाया। सारी दौलत उस वक्त बेमानी लग रही थी। मोनिका की आंखें भर आती हैं, चुपचाप सुन रही है। उस दिन मैंने राधा से कहा, ये दिखावटी जिंदगी नहीं जीनी। लोगों को पैसे से ज्यादा सही वक्त पर मदद की जरूरत होती है। इसीलिए रिक्शा चलाना शुरू किया ताकि कोई भी जरूरतमंद सही वक्त पर सही जगह पहुंच सके। और मेरे बच्चों ने भी यही राह चुनी। उन्होंने भी मेरे इस फैसले में साथ दिया। और ये सब फैक्ट्री हवेली अभी भी है। उसका बड़ा हिस्सा रघुवीर ट्रस्ट में जाता है। चैरिटेबल हॉस्पिटल है हमारा, जहां गरीब का मुफ्त इलाज होता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए फंडिंग होती है। मोनिका की नजर अलमारी के उन कागजों पर जाती है, हवेली, फैक्ट्री, ट्रस्ट और फिर दरवाजे के बाहर खड़े रिक्शे पर। पापा जी, वो जो राजेश हॉस्पिटल है वो भी आप लोगों का है? हाँ, और भी बहुत कुछ। और ये सारे छोटे काम हम इसलिए करते हैं ताकि हम जमीन से जुड़े रहे। हम लोगों के अंदर कभी वो अहंकार ना आए, हम लोगों की परेशानियों को समझ सके, ना कि अमीरी के भाव में सिर्फ अपनी दुनिया में लग जाए। आज समझ में आया है कि मेरे ससुराल वालों का नाम क्यों इतना बड़ा है, क्योंकि इन्होंने इंसानियत को सब कुछ के ऊपर रखा। और काम इसलिए छोटे क्योंकि ये दिखावे से कहीं ऊपर उठ चुके हैं। मोनिका रुकती है, एक पल खुद को संभालती है और फिर सबसे माफी मांगती है। पापा जी, माँ जी, मुझे अपनी सारी हरकतों पर अफसोस हो रहा है। शुरू से ही मैं आप लोगों को गलत समझती रही, हमेशा यही कहती कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जेठानी ने मदद मांगी तो मुंह फेर लिया, इस घर को छोटा समझा, पर असल में मेरी सोच छोटी थी। मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, जो देखा तुमने वही समझा, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो उसे भी यही लगता। कुछ हफ्ते बाद सुबह की रसोई, मोनिका, राधा जी और जानवी तीनों मिलकर पापड़ बेल रही हैं। हंसी मजाक चल रहा है। मोनिका, तुम्हारा पापड़ मेरे से पतला है। दीदी, तभी तो मैं बेल रही हूँ, आप देख रही हैं। राधा जी खुश होकर दोनों को देखती हैं। दरवाजे की घंटी बजी। राधा जी ने दरवाजा खोला। शांति आती है। अरे मोनिका, तुम पापड़ बेल रही हो, टिफिन बना रही हो? जी आंटी, आपने कहा था फंस गई, पर मैं फंसी नहीं। मैं खुशकिस्मत हूँ। जिस घर को मैंने छोटा समझा था उसने मुझे वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। इस समय मेरी सोच ही छोटी थी। शांति के पास कोई जवाब नहीं, चुपचाप चली जाती है। यही है मेरी बहुएं। मुझे यकीन था एक दिन सब सही हो जाएगा। कुछ दिन बाद राधा जी, जानवी और मोनिका तीनों बाजार निकलती हैं। हंसते बोलते चल रही हैं। तभी भीड़ में हलचल, लोग एक तरफ देखने लगते हैं। तीनों रुकती हैं। ये भीड़ क्यों? चलो देखते हैं। तीनों आगे बढ़ती हैं। देखती हैं रघुवीर जी रिक्शा लिए खड़े हैं। सामने एक लड़का बदतमीजी से बात कर रहा है। ए बड्डे, मुझे वहां जाना है, चल जल्दी, क्या देख रहे हैं? बेटा, ऐसे बात करते हैं? मुझे मत सिखा, तू और तेरा ये टूटा रिक्शा दोनों खटारा हो गए हो। मोनिका ने देखा ये उनके पिताजी हैं। एक पल रुकी, फिर सीधे आगे बढ़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? तू कौन है बीच में बोलने वाली है? मैं इनकी बहू हूँ। और ये जो खटारा रिक्शा तुमने कहा ना, इसने कितनी जानें बचाई हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। यह आदमी जितना कमाता है उसका आधा दूसरों पर लगा देता है। जिस अस्पताल में तुम्हारे जैसे लोग मुफ्त इलाज करवाते हैं वो इन्हीं की वजह से चलता है। भीड़ चुप है। उस बदतमीज लड़के की अकड़ भी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। इनकी जितना काम करके दिखाओ पहले, फिर बात करना। माफी मांगो अभी इनसे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। लड़का चला जाता है। लोगों की भीड़ भी खत्म हो जाती है। रघुवीर जी मोनिका और जानवी को देखते हैं। बेटा, पापा जी चलिए घर। घर आते हैं। रघुवीर जी कुर्सी पर बैठते हैं। राधा जी पानी लाती हैं। जानवी और मोनिका पास बैठते हैं। रघुवीर जी कुछ देर चुप रहते हैं, फिर राधा जी की तरफ देखते हैं। राधा, तुम्हें याद है मैं हमेशा कहता था कि एक बेटी होती? हाँ। रघुवीर जी गौर से जानवी और मोनिका की तरफ देखते हैं। आज समझ आया, ऊपर वाले ने बेटी नहीं दी क्योंकि उसे हमें 2 बेटियां देनी थी जो खुद चलकर इस घर में आएंगी और इस घर की रोशनी बनेगी। राधा जी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। जानवी चुपचाप उनका हाथ थाम लेती है। रात का खाना, सब साथ बैठे हैं। रघुवीर जी की बात सुनकर पूरा घर खुश है। पापा जी, हम दोनों बेटे यहाँ बैठे हैं और आप बहुओं की तारीफ कर रहे हैं। बेटा, तुम दोनों तो हमारे ही हो। ये दोनों बाहर से आकर हमारी हो गई हैं, ये बड़ी बात है। पापा जी सही कह रहे हैं। मोनिका की नजर अंकित से मिलती है। दोनों मुस्कुरा देते हैं। रात को कमरे में अंकित और मोनिका। अंकित, उस दिन जब मैंने कहा था मेरे साथ धोखा हुआ, तुम्हें बुरा लगा होगा? लगा था, पर मुझे पता था एक दिन तुम खुद समझोगी। तो पहले बता देते। बता दो तो यकीन करती।
अंकित मुझे माफ कर दो, सबसे तो माफी मांग ली, पर मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। इस घर में माफी नहीं मांगते, बस आगे बढ़ते हैं। इसीलिए पुरानी सारी बातों को छोड़ो और हाँ, अपने मम्मी पापा से भी बात कर लो। कल तुम्हारे पापा का फोन आया था और कह रहे थे कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, उनसे भी फोन लगाकर बात कर लो। हाँ, मुझे उनसे भी माफी मांगनी चाहिए। पापा ने मुझे समझाया था कि एक दिन तुम्हें सब समझ आ जाएगा, लेकिन मैं उल्टा उनके ऊपर गुस्सा करने लगी। मोनिका ने अपने मम्मी पापा को फोन लगाकर उनसे माफी मांगी, फिर वहीं खिड़की से बाहर खड़े रिक्शे को देखने लगी। इस बार रिक्शे को देखकर वो खुश हो रही थी। अंकित ने आकर उसका हाथ थामा और फिर दोनों अंदर चले गए।